नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास थोड़ी सी लेट जरूर स्टार्ट हुई है, लेकिन अपन मिस किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहते और राजस्थान का एकीकरण आज पढ़ेंगे। यानी कि राजस्थान ने एक करो साथियों आज सारो सारो, क्योंकि पहला रियासत अर्थान ध्यान है बिखरी ओड़ी ही है राजपुताना नाम उजाणता आपा, और राजपुताना में घनी सारी रियासतें हैं। नमस्ते नमस्ते, आज कोई गेस्ट थे तो उस वजह से लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अपन क्लास को मिस नहीं करना चाहते। तो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? और बढ़िया, भले ओढ़ के बैठो रजाई, लेकिन करनी पड़ेगी पढ़ाई। आगे बढ़ना है तो भैया मुश्किलों से लड़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आवाज ठीक है टापरों? आवाज सही आ रही है क्या? हाँ नमस्ते नमस्ते, आ गए बिल्कुल आ गए। ठीक है, अब देखो एकीकरण आज का टॉपिक है। अच्छा, कुछ एक पुस्तक है जो विद्यार्थी कह रहे थे सर हमारे में प्रजामंडल और एकीकरण टॉपिक नहीं है, तो पीडीएफ आज ही उसकी आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी है। फिर बाद में जैसे जैसे मैसेज पुराने होंगे तो फिर वो दिखेगी नहीं, इसलिए आज ही उसको लेके 10 पेज है सिर्फ, या तो प्रिंट आउट करा देना या डायरेक्ट पढ़ लेना, ठीक है ना। तो अब आप में से कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि हमारे पास में वो टॉपिक नहीं है। जिनके पास में नहीं है, जिनके पास में है, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो देखो टावरो, यह है मामलो मैटर के भाई एकीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले अपन आते हैं इस चीज पे कि एकीकरण की जरूरत पड़ी क्यों। तो देखो, जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 की बात है, और कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि हमने यानी अंग्रेजों ने, कैबिनेट मिशन में गुण हा अंग्रेजी तो हा, क्या हमने जो संधियां की थी रियासतों के राजाओं से कि हम अब जो है भारत छोड़ने वाले हैं, तो हम अब भारत छोड़ेंगे और जो संधियां हमने की थी उनको निरस्त किया जाएगा और सारी की सारी रियासतें स्वतंत्र अपना अस्तित्व रख पाएगी, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी बात जो है वहां पे रखी, और फिर 1947 का एक अधिनियम आया, और 1947 का अधिनियम 1947, ध्यान रखना 1947 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम की धारा भी पूछ सकते हैं आप लोगों को। उस अधिनियम की धारा 8, उस अधिनियम की धारा 8 के अंदर ये जिक्र कर दिया गया कि जो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व, मतलब जितनी रियासतें भारत में उस समय थी वो सारी के सारी स्वतंत्र है, यानी कोई किसी के अधीन नहीं है। अब भारत के सामने एक अलग ही चुनौती के बापूड़ा 565 रियासतें ही बी टाइम। रियासतें कितनी थी? 565 रियासतें थी भैया भारत के अंदर। अब बताओ, अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर दिए और पीछे पता चला कि 565 ही देश बनने वाले हैं। तो सबसे खतरनाक चुनौती थी कि ये तो बिखर जाएगा पूरा का पूरा, और उनको जो है एक करना था, उनको जोड़ना था। तो इस वजह से जो है यहाँ पे अब इन 565 रियासतों को जोड़ा कैसे जाए, तो जो शीर्ष नेतृत्व था अपने भारत का, उन्होंने श्रीनगर के अंदर एक बैठक की और उसमें यह निर्णय लिया कि यहाँ पे जो है एक विभाग बनाना चाहिए हमें, क्योंकि रियासतों को एक करना है तो रियासती विभाग बनाया जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों को कि क्या बनाया जाता है? रियासती विभाग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? रियासती विभाग का गठन किया गया। कब किया गया? 5 जुलाई। कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया। अब रियासती विभाग का गठन कर दिया, और आदमी ऐसा चाहिए भैया कि जो सबको एक कर सके, सबको जोड़ सके। तो आप लोग बताइए कि अपने देश में, भारत में, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अब इसके एक तो बनाए गए अध्यक्ष, इसके एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो अध्यक्ष ध्यान रखना है। इनके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार, अभी मैं आप लोगों को, और यहाँ पे थंबनेल पे अभी भले लिख रहा हूं लेकिन लिखाऊंगा मैं आप लोगों को, सरदार वल्लभ भाई, एक बार समझ लो कंसेप्ट, वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे ही लौह पुरुष के नाम से हम नहीं जानते, क्योंकि 565 रियासतों को एक करना है। तो भैया सीधा सीधी बात यह है कि लोहा लेना है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन 565 रियासतों को एक सूत्र में
बांध दिया था, एक सूत्र के अंदर बांध दिया था। सचिव बनाए गए वीपी मेनन को। सचिन किसे बनाया? वीपी मेनन को बनाया। वीपी मेनन को क्यों बनाया सचिव? क्योंकि ये उस समय लॉर्ड माउंटबेटन के सलाहकार भी हुआ करते थे। अब देखो, लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह देता, वायसराय हो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह देता, यानी कि बहुत जबरदस्त योग्यता, और वास्तव में योग्यता, इस योग्यता का परिचय इन्होंने दिया है भारत को एक करने में, और भारत के अंदर ही राजस्थान भी आ गया। तो राजस्थान का एकीकरण मैंने आप लोगों की पृष्ठभूमि तैयार की है कि क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत। टोटल भारत के अंदर 565 रियासतें थी, राजस्थान के अंदर उस समय 19 रियासतें थी। ठीक है, अब मान लो राजस्थान की सारी रियासतें भी चाहे कि हम अलग अलग अपना अस्तित्व रखेंगे तो 19 देश बन जाते, 19 देश बन जाते। अब बताइए, इतनी जबरदस्त समस्या। तो इन्होंने जो है रियासती विभाग का गठन किया है, और रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया वल्लभ भाई पटेल को, सचिव बनाया वीपी मेनन साहब को। ठीक है, अब यहां से एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि भाई राजा महाराजा है। अब देखो, सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है आज के जमाने में? मैं समझता हूं सबसे मुश्किल काम है बुद्धिजीवियों को समझाना। यूं कहते हैं लोग कि बुद्धि है जिनके अंदर वो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि बुद्धिजीवियों को समझाना सबसे मुश्किल और कठिन काम है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तर्क करते हैं। करते हैं, आप कभी ट्राई करना बुद्धिजीवियों को समझाने की। भाई जिनकी जानकारी नहीं है, नहीं जिनकी नॉलेज नहीं है, बिन है जो कहो जो वो समझ जाएगी, हाँ ठीक है ऐसे होता है, ओके। जिन थोड़ा बड़ों भी नॉलेज है ना, बिन तो समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। और जिनमें जो कोई अज्जल गगरी छलकत जाए वाली कहावत तो थे सुनी हुई, अज्जल गगरी तो जिन मिल गई थे बोले माता फोड़ दो, वो समझे कौन। तो सबसे मुश्किल काम उस समय उनके लिए क्या था? उस समय उनके लिए था कि राजा महाराजाओं को जो है एक करना। अब एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, दो राजा जो है एक राज्य के अंदर कैसे रह जाए? ठीक है, कुमार गौरव सर कैसे हैं? एक कमेंट आ रहा है, आज ही मेरी बात हुई है कुमार गौरव सर से, 5-7 मिनट बात हुई है, तो बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और ऊपर वाले की मेहरबानी है। और गाड़ी की कंडीशन आप देखो तो बहुत ज्यादा चकनाचूर वगैरह हो गई थी, तो मैंने भी देखा तो एक बार तो लगा, घबरा गया मैं कि इतना जबरदस्त हादसा, लेकिन जाको राके संयम मार सके न कोई। जो अच्छे कार्य करता है, जो विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहता है, तो ऊपर वाला भी जानता है कि विद्यार्थियों को इसकी जरूरत है। निश्चिंत रहो, बढ़िया है सर, मेरी खुद की बात हुई थी, चिंता न करो। ठीक है, तो यहां पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब इन राजाओं को एक करना है। तो इन्होंने क्या कुछ नियम बनाए। इन्होंने कहा कि भाई बड़े बड़े जो राजा है वो तो अपने अंदर तो आने से रहे, क्योंकि वो तो खुद सक्षम है। तो इनके क्या है कि इनके प्रिवी पर्स वगैरह होते थे उस समय। ठीक है, आय होती थी, इनकम होती थी। प्रिवी पर्स तो चलो बाद में हो गए, आय होती थी, इनकम। तो इन्होंने कहा कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, दो नियम बनाए। सुनना मेरी बात, समझना मेरी बात। ठीक है, नियम क्या बनाए? स्वतंत्र रियासत को यदि स्वतंत्र रखना है तो क्या नियम है? नियम नंबर 1 है कि आप लोगों की जो है जनसंख्या 10 लाख प्लस होनी चाहिए, 10 लाख प्लस जनसंख्या होनी चाहिए। एक तो ये नियम बना दिया। दूसरा नियम बनाया कि 1 करोड़ से अधिक आपकी आय होनी चाहिए, 1 करोड़ से अधिक आय होनी चाहिए, तब जाकर ही आप जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। ऐसे अब राजस्थान की गिनी चुनी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर, बस गिनी चुनी रियासतें थी जिनको अंगुलियों पे गिन सकते थे। ऐसा नियम इन्होंने बना दिया। अब छोटी छोटी रियासतें बेकेक रहे, तो उनको ये कहा कि आप आपस में मिलकर इन नियमों के अंतर्गत आ सकते हो। मान लो थोड़ो चको दियो, थोड़ो मक्को दियो, ढेबे को पेट भर गयो, वो वाली बात है कि आपस में 4 जने जो है मिलकर, यदि 4 जने के ये नियम बैठ रहा है तो आप लोगों का एक संघ बना दो, आपको एक देश की, आपको एक अलग देश बना देंगे। तो ये इस तरीके से नियम बनाए गए। और इसी तरीके से जो है एकीकरण का जो 7 चरणों में अपना एकीकरण पूरा होता है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है? 7 चरण के अंदर पूरा होता है ना। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन तक राजस्थान का एकीकरण चला है। इतना समय लगा है, जब अपन जो वर्तमान राजस्थान अपन देख पा रहे हैं तब ये राजस्थान ऐसे मिला है। तो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारे प्रश्न है, बाकी अपन स्लाइड में साथ साथ में चर्चा करेंगे। ठीक है, जहां जो बैठक हुई, जिस तरीके से जरूरत पड़ी है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 7 दूनी 14, यह याद रख लियो। ठीक है, टोटल यूं समझोगे 8.5 साल जो है इसको समय लगा है। ठीक है, चलो देखो टावर पहले अपने स्लाइड में हुआ वो है भाई राजपूताना। बी टाइम राजस्थान नाम कौन हो? इनको नाम हो राजपूताना। अब राजपूताना में भाई 4 तो है बड़ी बड़ी रियासत है, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर और
अपने जयपुर। ये तो बड़ी बड़ी रियासतें, छोटी रियासतें अलग, 3 ठिकाने, एक कमिश्नरी चिपशिप जो केंद्र के अधीन रहता था वो प्रदेश था। तो ये सारे तो है बेसिक चीजें, ठीक है टाब्रो, ध्यान रखियो। देखो अब आप लोगों को जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि कुल रियासतें कितनी थी, भारत की नहीं पूछ रहे, राजस्थान की पूछ रहे हैं। तो राजस्थान में उस समय जो है कुल 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी राजस्थान के अंदर। कुल ठिकाने कितने थे? कुल 3 ठिकाने थे। कुल 3 ठिकाने थे। अब 3 ठिकानों में याद रखना चाहो तो नकुल याद रख लेना। क्या याद रखना? एक शब्द याद रखना, नकुल, ठीक है। न से तो ध्यान रखो निमराना, निमराना। कु से ध्यान रखो कुशलगढ़, कुशलगढ़, और ये ल से ध्यान रखो लावा। तो ये 3 थे ठिकाने, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश एक था, चीफ कमिश्नरी स्टेट बोलते थे जिसको, वो अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा के नाम से इसे जाना जाता था। ये बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये नक्शा मैंने शामिल इसलिए किया कि आप लोगों के पास में जब भी पीडीएफ शेयर की जाती है आप लोग जो है जुम जाम करके इसको देख सकते हो, ठीक है। अब अपन चल रहे हैं भैया, आपने जो पहली वन लाइनर आई थी ना, पहला पार्ट जो पार्ट 1, वो उसके अंतिम दौर में एक एकीकरण टॉपिक बचा है, एक बचा है साहित्य, यानी कि इस सप्ताह के अंदर ही अपन इन दोनों को पढ़ लेंगे। और अपना ये मेरा एक बहुत बड़ा जो है हेडेक 70% का कोर्स का हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे दूसरी बुक, यानी कि राजस्थान अध्ययन वाली जो दी थी, उसमें सबसे पहले प्रतीक चिन्ह, फिर खेल की लड़ी में मंदिर, उद्योग, अनुसंधान केंद्र, गिनती के टॉपिक है। फिर आप लोगों के फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, एसएमसी वगैरह जो है वो पढ़ना है अपने को। 1 महीना अपने उसके अंदर जाएगा और इस तरीके से। और साथ साथ में अब क्या होता है बच्चों के अंदर, सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराओ। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी है, तो मैं कह रहा हूं बुद्धिजीवियों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोगों को पढ़ना यह है, रिवीजन खुद करना है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए हम पर आश्रित नहीं होना है। हमारा तो फायदा ही होगा, हम कराएंगे तो, ठीक है। 6 घंटे की 8 घंटे की क्लास से सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मैं अक्सर कहता हूं हमारा तो फायदा होगा, और हम खुद करते भी हैं, क्लास मैराथन लगाते भी हैं, क्योंकि बढ़िया चैनल ग्रोथ कौन नहीं चाहे। लेकिन स्टूडेंट का फायदा इसमें कि आप लोगों को जो अभ्यास सीरीज दी है, आप उसमें हम आपको मान लीजिए 100 प्रश्न करवाते हैं, उसी समय में आप 500 प्रश्न तैयार कर सकते हो उसमें से, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब कई जना हो जाए गुरुजी बिम तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में तो 200-250 रुपया लग जाए, तो ये समय वापस आना है क्या? मतलब 25-25 हजार रुपए आप कोचिंगों में व्यर्थ कर सकते हो, लेकिन अपने 7-8 हजार प्रश्नों की प्रैक्टिस जब आप लोगों को इस प्राइस में, जो कौड़ियों के मूल्य, जो सर्वर चार्ज है सिर्फ उसमें करने में जोर पड़े, तो समझ लेना क्या भाई साहब सिलेक्शन अजीत दूर पड़ियो है, ठीक है। और जिन थाने वो हम पड़े क्या भाई इन थारो फायदो है, तो समझ जाओगे अजी भाई साहब अपारे जो है नौकरी की इतनी जरूरत लगी कौन है, इनो मतलब आ गई थी अबार लगी कौन है कि मैं बुझाने की कोशिश करा। मैं तो खरी खरी कहूं भाई, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ांगा। चलो देखो, अब रियासती विभाग का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये मैंने बताया है। अब इन राइटिंग रिटर्न में तो रियासती विभाग का गठन डेट यदि लिखना चाहो तो बेटा लिखो 5 जुलाई 1947, ठीक है। अब क्यों किया गया वो बता दिया। अध्यक्ष किसे बनाया है? अध्यक्ष बनाया है वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल साहब। और सचिव किसे बनाया है? वीपी मेनन। अब जहां पे पटेल साहब पहुंच सकते थे वहां पटेल साहब पहुंच जाते थे, समझाने बुझाने, नेता जी तो राजा वगैरह होते उन्हें नहीं, वीपी मेनन साहब से हो जाता तो वीपी मेनन साहब चले जाए। वीपी मेनन बहुत खतरनाक आदमी थे, वीपी मेनन भी बहुत खतरनाक, लेकिन पहला प्रेम समझाता, साम दाम दंड भेद। प्रेम समझ जाता ठीक है, तो पैया अगर वो कहता, अगर प्रेम नहीं समझता तो भाई पैसा लेकर मान लो, पैसा लेकर मान ले ठीक है। बिंकी बाद में भेद कहता नहीं, बाद में तो क्या भाई अब तो दंड है, बंदूक भी रखता पड़ा है, बताओ मिलना है कि नहीं मिलना, यह तरीका। तो उस समय जरूरत भी थी, समय का जो है तकाजा बोलते हैं जिसे। अब देखो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये ध्यान रखना आपको। सबसे प्राचीन रियासत, अब सबसे प्राचीन वंश भी यदि देखा जाए ना भारत के अंदर, तो कौन सा है? मेवाड़।
तो सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो ध्यान रखना मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन थी, और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़, जो अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई थी। ऑकलैंड था ना, उसने जो है इसे बसाया था 1838 ईस्वी के अंदर इसे बसाया था। सबसे बड़ी रियासत यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है ये आप लोगों को, ये थी मारवाड़। और इस मारवाड़ को ही आप किस नाम से जानते हैं? इसे जोधपुर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हो? जोधपुर के नाम से। सबसे छोटी रियासत बेटा कौन सी थी? ये थी शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। तो ये जो है बेसिक जानकारी आप लोगों को साथ साथ में ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप लोगों को बढ़िया, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता कि एकीकरण के 7 चरण ध्यान में रखने और 7 डेट याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, 7 चरणों की 7 डेट प्यारे विद्यार्थियों भूल न जाना, ठीक है। क्या है गुरुजी ये मंत्र? तो ये है एक फोन नंबर है, यूं समझ लो कि थे याद रखना है 18 25 18 और 30 का आधा 15 26 1। क्या है? 18 25 18, 30 का आधा 15 26 1, ठीक है। इसको इस तरीके से ही याद रखना है, 18 25 18, 30 का आधा 15 26 1। और क्या है? फिर ध्यान रखो यहाँ पे मामा अम्मी जान, मामा अमामी जान, यू लिख देना, मा 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 मी, मी को यहाँ पे मतलब कि मई, और जा और ना, मामा अम्मी जान, या याद रख लियो, ठीक है। 3 बार 48, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56, हो गया काम। खुद बनाकर देख लेना कि वाह गुरुजी, वाह बेटे वाह, मौज कर दी, मौज कर दी। आरपीएससी भी प्रश्न ऐसे बना रही है कि अब क्या बताऊं, मतलब 2 4 एक तो छोरा ऐडा है सर, इसमें क्या खराब की, गलत किया? अरे वो आरपीएससी है, एक प्रश्न से यहाँ हजारों सिलेक्शन बाहर हो जाते हैं और गुड़ गोबर एक हो जाता है। जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने नहीं की, वो ऑप्शन में उत्तर दे दिए कि इसमें क्या गलत। अरे जब तुम्हारे जैसे ही सपोर्टर उन आयोग को मिल जाते हैं तो उनको लगता है अब हमें मतलब सुधार करने की क्या जरूरत है। हजारों रुपए की फीस देते हो तुम, हजारों रुपए की फॉर्म भरने के लिए भी देते हो, और जब गलत प्रश्न आते हैं तो त्रुटि जो है ऑब्जेक्शन करने के लिए भी देते हो। और आयोग का मतलब क्या? ऐसे तो राह चलता कोई भी पेपर बना देगा, किसी कोचिंग संस्था को ठेका दे दो वो भी बढ़िया पेपर बना देगा। तो भी थारे जरा मतलब थामू को सपोर्ट राज्य यानी जन मन लागे कि भाई साहब आने यानी कि नौकरी वोकरी की पड्डी कौन है, ऐसा सारा मजा लेने वाला है। और जो सीरियस स्टूडेंट है ना उन्हें लगता है गुरुजी ये मतलब एआई से प्रश्न बनाया हुआ, वो उसको मैं साबित कर सकता हूं कि ये प्रश्न एआई से बनाया हुआ है। बताइए सस्ता नशा के समझाने का मतलब नहीं है भाई। देखो अब यहां से जो है आप लोगों को एक एक डेट निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी? तो 18 देखो यहाँ 18 लिख दिए, 18 माह से आएगा आप लोगों के मार्च, है ना, और 1948, 18 मार्च 1948। अब वापस ये 25, 25 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मार्च। तो 25 यहां से देखो ये ले लो, 25 मार्च 1948। फिर वापस आ जाओ आगे, तो 18 के 18 से अप्रैल, अप्रैल और 1948। मतलब ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, इस तरीके से निकालना है ना। अब चौथे पे आ जाओ, चौथे में क्या लिखा है? 30, ऊपर क्या लिखा है? मार्च। तो 30 मार्च 1949। अब क्या आया? 1949। अब यहां से ये ले लो 15, 15 के साथ में क्या है? मी यानी कि मई, 15 मई 1949। फिर यहां से ले लो 26, तो ये 26। अब यहां पे ऊपर क्या है? जा यानी कि जनवरी, यानी कि जनवरी और 1950, 1950 है, ठीक है। अब यहां से ले लो ये 1 तारीख, ये न यानी कि नवंबर, न यानी कि नवंबर, और यहां से आ गया 56 यानी कि 1956। तो इस तरीके से आपके ये 7 चरण जो है मैंने आप लोगों को सही करवा दिए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके आ गए 1 2 3 4 5 6 7। देख लो एक भी डेट कहीं इधर उधर तो नहीं हुई है। हाँ 18 मार्च 1948, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी। तो ये सबसे
सस्ता सुंदर टिकाऊ मामला है कि हम एक बार याद करो और कभी गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजस्थान के एकीकरण की राजधानियां भी याद करनी है आप लोगों को, राजस्थान के एकीकरण के राज प्रमुख भी याद करने, और सबके जो है अपने पास में सस्ते सुंदर टिकाऊ इलाज है। यानी कि देखो राजधानियां एकीकरण की याद करनी है ना, तो अलका उदय की 4 बार जय बोल देना। क्या करना, याद हो जाएगी, मैं हकीकत बता रहा हूं तुम्हें। अलका और उदय की 4 बार जय बोलना कि गुरुजी ये कौन है, हुई कोई देवता। ठीक है, तो यह याद कराने वाला देवता ही मान लीजिए, अलका उदय की 4 बार जय। ठीक है, जय हो जय हो, जय हो जय हो। तो सबसे पहले देखो अलवर, सबसे पहले चरण की राजधानी किसे बनाया गया, अलवर को बनाया। दूसरे चरण की राजधानी बनाया है क से कोटा। तीसरे चरण की राजधानी बनाया है उदयपुर को। किसे बनाया, उदयपुर को। और फिर पीछे देखो 3 चरण तो निकल गए, 7 में से पीछे कितने चरण बचे, 4। तो चारों बार फिर जयपुर राजधानी रहेगी, चारों बार जयपुर रहेगी, जयपुर 4 बार है। ठीक है, चारों बार जयपुर रहेगी। आई बात समझ, बल्ले पट्टी करनी पट्टी, यही याद करना है, बस टेंशन छोड़ो, याद करो। और फिर देखो एकीकरण के राज प्रमुख बनाए गए हैं। राज प्रमुख यानी कि उन समय में रियासत का कौन सा राजा पावरफुल था, उसको राज प्रमुख यानी कि सर्वोच्च पद हो गया उसका। ठीक है, राज प्रमुख बनाए हैं। तो यहां पे आप लोगों को राज प्रमुख की भी मैं एक ट्रिक देता हूं कि उदय भी भोपा, उदय बी भोपा और मान 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 मान, 4 बार मान। ठीक है, मान 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 मान, उदय भी भोपा, मान 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 मान, 4 बार मान मान। ठीक है, अब देखो क्या है, उदय भान सिंह धौलपुर, उदय भान सिंह धौलपुर। पहला जो चरण था मत्स्य संघ जिसको बोलते हैं, उसके राज प्रमुख बनाए गए उदय भान सिंह धौलपुर को। फिर दूसरे चरण के जो राज प्रमुख बने हैं वो भीम सिंह कोटा बने हैं। कौन बने हैं, भीम सिंह जी कोटा वाले। फिर यहां से बनते हैं भोपाल सिंह जी। कौन, भोपाल सिंह जी कहां के थे, भोपाल सिंह जी थे भैया उदयपुर के, भोपाल सिंह जी उदयपुर के जो थे ये बने हैं। और फिर 4 बार लगातार कौन बनते हैं, मान सिंह बनते हैं जयपुर वाले, मान सिंह जी जयपुर वाले बनते हैं। तो यह तरीकों को याद रखना है थाने कि एकीकरण का राज प्रमुख है और एकीकरण की राजधानियां है, और वो तरीकों एकीकरण सब बेस्ट है, क्या इसमें भूलने का चांस आप लोगों के कतई नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से याद किया, बात खत्म, बस। चलो स्क्रीनशॉट ले भाई टाब्रो। बढ़े आगे। ओके, अब देखिए राजस्थान के एकीकरण के उद्घाटनकर्ता भी थे, जैसे जैसे संघ बन जाते वैसे वैसे उद्घाटन किए जा रहे। फिर तो उद्घाटनकर्ता में याद रखना आपको जी का नेहरू सरदार, एक ट्रिक है, जी का नेहरू सरदार, जी का नेहरू सरदार, ये याद रखना है। अब ये क्या है, जी का मतलब है गॉडगिल। क्या है, गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल नाम था, एनवी गॉडगिल। क्या बोलते हैं, एनवी गॉडगिल। ये भी गॉडगिल, ये भी गॉडगिल, दोनों एक ही व्यक्ति थे। ठीक है ना, अलग अलग मत मान लेना, एनवी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल। फिर देखो यहां से पंडित नेहरू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, जवाहरलाल नेहरू। और यहां से सरदार पटेल, सरदार पटेल। प्रारंभ के 4 चरणों का ही उद्घाटन किया गया है, उसके बाद में उद्घाटन नहीं किया। भाई चीज उजिया जाने के मारी स्टार्ट में किताबें आती नहीं, तो घणो जोश रहता कि आ रहे यार अपनी किताबें आ रही है। अब पता है कि 100 से ज्यादा 100+ टाइटल दे चुके हैं, तो अब किताबें आती तो विमोचन भी कई बार तो हम करते ही नहीं है, डायरेक्ट टेलीग्राम पे डाल के बता देते कि भाई ये किताब आई। स्टार्ट में आती जहां किताब आती जो विमोचन करता। तो भाई चीज है कि यहाँ स्टार्ट में 4 चरण हुआ, तो 4 का 4 उद्घाटन कर दिया, बाद में भाई हो गया है तो किंग कौन है। सीधी सट बात है कि जब चीज मतलब अब क्या, ये तो रोज का ही काम हो गया कि अब तो ये भाई अब अपनी किताबें पता है 100+ टाइटल आ गया, बच्चों को बताने की जरूरत नहीं, टेलीग्राम पे डाल दिया बच्चे ले लेंगे, उनको पता है, वो इंतजार करते तो ले ही लेंगे, पढ़ लेंगे।
पहला स्टार्ट में ऊंच चढ़ती, अरे भाई साहब अपनी भी किताब आ रही, तो बे तरीके हूं जो है सारी बता भाई है। अब मैं यूं है कि थान बता दिया करोगे भाई ओ है, क्योंकि आप लोगों के बीच में से ही एक व्यक्ति आगे आया है बस, तो इसलिए आप लोगों को लगता होगा अरे यार गुरुजी तो हमारे जैसे, और बिल्कुल हकीकत में थार जैसे ही हूं, है ना। तो ये ध्यान रखना। राजस्थान के एकीकरण के समय प्रधानमंत्री, राजस्थान के एकीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ की ट्रिक कई बच्चे पढ़ चुके हैं ये टॉपिक मेरे से कई बार, तो भाई उनको तो याद भी है और वन लाइनर में भी दी है। ये तो शोभा गोकू माणी, शोभा गोकू माणी, हीरा 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 हीरा, 4 बार हीरा 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 हीरा, शोभा गोकू माणी, हीरा 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 हीरा, शोभालाल, शोभा राम कुमावत। ठीक है, गोकुल भाई बट मत कर देना, गोकुल लाल असावा है, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है, और हीरालाल शास्त्री। हो गए 4 बार हीरालाल शास्त्री। तो इस तरीके से याद रखना, ये प्रधानमंत्री है, आगे जाकर यही मुख्यमंत्री कहलाएंगे, जो राज प्रमुख है वो आगे जाकर राज्यपाल बनेंगे। ये चीजा है, ठीक है, ले आओ स्क्रीनशॉट। इसी के साथ आप लोगों के एकीकरण पूरा हुआ, पूरा ही हो गया एक तरीके से। हाँ, अब अलग अलग चरणों को अपन पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग चरण पूछे जाते हैं, लेकिन एक कंक्लूजन जो आप लोगों के 7 चरण का है वो एक तरीके से आप लोगों को मैंने याद करवा दिया है। अब भाई साहब क्या जाना क्या गुरुजी ये ट्रिक क्या याद हुई, तो अपार याद करने की जरूरत है कोई, जिन याद हुई वो करी और जिन याद हुई वो सिलेक्शन ली। तो आग हमेशा लगनी चाहिए, कैसे लगेगी, क्यों लगेगी और कब तक लगेगी, ये डिसाइड आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं भाई अपन पहले चरण पे, पहले चरण पे आते हैं। देखो अब ये कैसे गणित चली है, कुछ समय जो है आप लोगों को मुझे सुनना पड़ेगा, 5 मिनट। क्या होता है, अब फिर से आओ अपने दिमाग लगाओ, रियासती विभाग का गठन हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है, बीपी मेनन साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप लोगों को इन रियासतों को मिलाना है। वही अब परिपाटी आ रही है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने, एक कमिश्नरी चीफ से प्रदेश। अब इनके सामने चुनौती है कि इन सभी को एक कैसे किया जाए। तो इन्हें कहा कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो आपस में यदि जुड़ जाए और संघ बन जाए तो बढ़िया बात है। ये चीज बड़ी रियासतों को भी कहा गया कि आप अपने आसपास की रियासतों को मिला सकते हैं अपने अंदर, तो मिला दीजिए। और कई यदि स्वतंत्र रखना चाहते, स्वतंत्र 4 रियासतें ही रह सकती थी, मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो इन्होंने तो एक तरीके से सोच रखा था कि हम स्वतंत्र तो रहे लेकिन हमारे साथ में आसपास की रियासतें मिले, तो जो इसके लिए जो है प्रयास करने शुरू कर दिए। प्रयास के अंदर जो है सबसे पहले जो मेवाड़ के राणा जी थे, मेवाड़ के राणा जी ने सोचा कि मैं जो है प्रयास करता हूं, और आसपास के बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किया और एक बैठक बुलाई और कहा कि ये आइए अपन जो है एक ही अपन बना देते हैं, एक संघ बना देते हैं, ठीक है। और उस तरीके से जो है एक बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, लेकिन सारे के सारे राजा बड़े बड़े एक दूसरे के अधीन, कोई आना नहीं चाहे, एक दूसरे का सहयोग कोई करना नहीं चाहे, तो बात बनती नहीं है, ठीक है। कोटा संघ बनाने का भी प्रयास किया गया कि कोटा जो है उसका एक संघ बना दिया जाए, कोटा के महाराव ने प्रयास किया लेकिन वो भी बात नहीं बनती है। वागड़ डूंगरपुर संघ बनाने का प्रयास किया गया लेकिन बात कहीं बन ही नहीं रही है। अब जो है चारों तरफ आप लोगों को पता है कि उस समय 1947 के समय भारत का विभाजन भी हुआ, विभाजन हुआ तो चारों तरफ जो है दंगे हुए, और वही दंगे यहाँ अलवर भरतपुर में भी होते हैं। अब मैं आप लोगों को ले आया हूं अलवर भरतपुर को। अलवर भरतपुर के अंदर भी दंगे होते हैं, और उस समय अलवर के राजा थे तेज सिंह जी। याद रखना, अलवर के राजा कौन थे? अलवर के राजा तेज सिंह जी थे, ठीक है। तेज सिंह जी के यहाँ पे एक सचिव थे खरे साहब, ठीक है। तेज सिंह जी के सचिव थे भास्कर, ऐसा कोई नाम है ना, NB भास्कर, ठीक है, NB भास्कर,
एन बी खरे इनके जो है सचिव थे। ये एन बी खरे जो है ना, ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष होते हैं ये। ठीक है, अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं ये अभी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष होते हैं हिंदू महासभा। अब हिंदू महासभा यानी कि एक तरीके से आरएसएस का ये एक मतलब एक ब्रांच हो गई, एक उसकी शाखा हो गई, ये मान सकते हो। अब ये गणित इसलिए है कि अब यहां पे सुनो कि यहां पे जो है एक जगह तो हो रहे हैं दंगे, तो दंगे होने का आरोप लगता है कि इन्होंने करवाया है, कि अलवर के राजा इन्होंने करवाया है, भरतपुर के इन्होंने। तो इनके यहाँ के जितने अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के राजा थे, इनको बुलाया गया दिल्ली रियासती विभाग ने और कहा कि आप लोग जो है एक संघ बना लो अपना और स्वतंत्र रखो इस संघ को। इस संघ को एक बार संघ बना दो, फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा कि आप यूपी के पास में है तो इसको यूपी में मिलाया जाए या राजस्थान में मिलाया जाए, तो इसको जो है बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन एक संघ बना दिया जाए। ठीक है, लेकिन यहां पे आप लोगों को पता है कि इस समय महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे जो है हिंदू महासभा के सदस्य थे और अध्यक्ष देखो कौन है, एनबी खरे। एनबी खरे इनके सचिव तेज सिंह जी के। तो सीधे तार जोड़े जा रहे थे तेज सिंह जी से। सीधे तार किससे जोड़े जा रहे थे कि महात्मा गांधी की हत्या करवाने में तेज सिंह जी का हाथ है और जांच आयोग बिठा दिया गया। इन पे अब जांच आयोग चल रहा है। इधर जितने दंगे हो रहे थे तो वो भरतपुर के राजा पे शक किया गया कि भरतपुर के राजा का जो है हाथ है दंगे करवाने में। मतलब अलवर और भरतपुर के राजा तो इस संघ के अध्यक्ष बन ही नहीं सकते थे। इसलिए आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अलवर बड़ा होने से राजधानी तो अलवर को बनाया है, लेकिन राज प्रमुख जो है अलवर के तेज सिंह जी नहीं बन रहे हैं। और राज प्रमुख कौन बन रहे हैं, उदय भान सिंह धौलपुर के बन रहे हैं। तो ये कारण था इसके पीछे, और कई बच्चों को ये कारण पता ही नहीं होता, डायरेक्ट ही वो जो है अपने रट लेते हैं कि ये चीज ऐसे है। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था, तो ये ध्यान रखना है। अब इनका संघ जो है बन जाता है, राजधानी अलवर को बनाते हैं और फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। तो 17 मार्च को जो है इनकी मीटिंग होती है। 18 मार्च को जो है ये अस्तित्व में आ जाता है। मत्स्य संघ इसका नाम दिया गया। इसका नाम देखो मत्स्य संघ क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे पहले बैराट वाला क्षेत्र पड़ता है, विराट नगर वाला क्षेत्र पड़ता है, राजा विराट का यहाँ पे क्षेत्र रहा है और महाभारत काल का क्षेत्र रहा है, इसलिए इसका नाम जो है वहां से लिंक करते हुए मत्स्य नाम दिया गया। मत्स्य जनपद के आधार पर मत्स्य नाम दिया गया। ठीक है, तो स्थापना जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, स्थापना कब होती है इसकी, 18 मार्च 1948। ठीक है, शामिल रियासतें कौन सी थी, तो इसमें याद रखो ए बी सी और डी के। ABCD क्या है गुरुजी, तो यही है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABC और D। ठीक है, तो यहां पे आप लोग चाहे लिख लो वापस अलवर, B से भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि क्षेत्रफल इसका कितना था, ये चीजें पूछी जाती है, ये डायरेक्ट पूछी जाने वाली चीजें हैं। क्षेत्रफल इसका यानी कि ये जो संघ बनाया है इसका क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। 12,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। यह आप लोगों को जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना था, 12,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। फिर बात आती है कि जनसंख्या कितनी थी, तो जनसंख्या बेटा यहाँ थी 18.38 लाख जनसंख्या थी। 18.38 लाख जनसंख्या थी। राजधानी किसे बनाया गया, अलवर को राजधानी बनाया गया है। अलवर को क्या बनाया है, राजधानी बनाया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो देखो, अब बात आती है राज प्रमुख की। तो मैंने बताया तेज सिंह जी राज प्रमुख नहीं बन पाए, तो किसे राज प्रमुख बनाया, उदय भान सिंह जी धौलपुर को बनाया है। किसे बनाया है, उदय भान सिंह धौलपुर को इनका राज प्रमुख बनाया है। प्रधानमंत्री मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत को PM बनाया गया है यहां पे। ठीक है, उपराज प्रमुख किसे बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने आप लोगों के इसीलिए ये चीज क्लियर किया कि अलवर को निकाल दो बीच में से, भरतपुर को निकाल दो। धौलपुर वाले तो बन गए आप लोगों के अध्यक्ष, पीछे क्या बना, करौली बचा है। तो करौली के गणेश पाल देव जो है, कौन,
गणेश पाल देव करौली, इन्हें बनाया गया है उपराज प्रमुख। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने ये चीज पहले क्लियर किया आप लोगों को, इसीलिए ये चीज पहले क्लियर किया है कि अलवर और भरतपुर, क्योंकि दोनों के ऊपर जांच आयोग बैठे हुए। एक के ऊपर महात्मा गांधी जी की हत्या से संबंधित जांच आयोग बैठा हुआ कि इन्होंने हत्या में शामिल है या नहीं है, एक के ऊपर दंगे के आरोप लगे हुए, तो वहां से दोनों, इनमें से तो बन ही नहीं सकते, इसलिए दोनों को इग्नोर किया। यहां पे बनाया गया किसे, करौली के अपने गणेश पाल देव को, और अध्यक्ष बना दिया धौलपुर वाले। ये चीजें जब कंसेप्ट क्लियर होती है ना, तो रटना नहीं पड़ता कि हाँ ये चीज तो हमें तो सर ने पूरी स्टोरी बता के बताया, और हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम बैठ कर एकीकरण जो है देख रहे हैं पूरा पूरा कैसे हो रहा है। बस यही चाहिए। उद्घाटनकर्ता कौन है, देखे बताओ किसको याद, एनवी गॉडगिल, अभी तो बताया, याद करवाया आप लोगों को, एनवी गॉडगिल। और फिर आता है वार्षिक आय कितनी थी, तो 184 लाख, 184 लाख जो है इनकी वार्षिक आय थी, 184 लाख वार्षिक आय थी। और ध्यान रखना ये मत्स्य संघ जो नाम है, ये नाम किसने सुझाव दिया है, नाम का सुझाव दिया है के.एम. मुंशी ने, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने जो है इसका सुझाव दिया है कि ये रखना चाहिए, और ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये संघ बन गया है ऐसा, और इसको मतलब ये स्वतंत्र संघ बना है। अभी ये राजस्थान के अंदर भी नहीं मिला है, अभी ये यूपी के अंदर भी नहीं मिला है। अब ये कब मिलेगा, ये आप लोगों को अगला जब 5वां चरण आएगा ना, तब मैं बताऊंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो। और ये जो आप लोगों के सामने एक जीजीडी फैक्ट के माध्यम से हमने एक आप लोगों को फैक्ट दिया था, इसको मत देखना, क्योंकि फैक्ट उस समय आया था तो ये साथ में आया। बाकी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उस समय कौन से रियासत के राजा कौन थे। तो यहाँ मेवाड़ में आप लोग देखोगे भोपाल सिंह, मारवाड़ के हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जो है अपनी रियासत को स्वतंत्र तो रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। बाद में वीपी मेनन के प्रयासों से ये राजस्थान के अंदर मिले थे। जयपुर के कौन थे, सवाई मान सिंह द्वितीय। बीकानेर के शार्दुल सिंह, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए, शार्दुल सिंह ने। ठीक है, 7 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि उसको बोलते हैं विलय पत्र, उसको क्या बोलते हैं, विलय पत्र या अधिविलन पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने वाले ये पहले शासक है राजस्थान की तरफ से। कोटा के शासक कौन थे, भीम सिंह। धौलपुर के उदयपान सिंह, सिरोही के अभय सिंह, शाहपुरा के सुदर्शन देव, टोंक के अजीज उद्दौला थे। भरतपुर के कौन थे बेटा, ब्रजेंद्र सिंह। अलवर के तेज सिंह, करौली के गणेश पाल देव, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह, झालावाड़ के हरीश बहादुर, बूंदी के बहादुर सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह और जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। 19 की 19 रियासतें आप लोगों को यहाँ बता दी, देख लो। और 3 प्रमुख ठिकाने थे, तो इसमें निमराना के राजेंद्र सिंह थे, लावा के बत्सनदीप थे, और कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह थे। ठीक है, और ये अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश नियंत्रण में आता था। तो 19 की 19 तो रियासतें, उनके शासक, 3 ठिकाने, उनके शासक, सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को यहां ध्यान रखना है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी के साथ बेटा आज की ये क्लास अपनी पूरी हुई। मैंने देखो मेरे यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, फिर भी मैंने कोशिश की कि गेस्ट को भी समय दिया जाए, अपने जो रेगुलर काम है वो भी किए जाए, और साथ ही साथ जो क्लास देनी है विद्यार्थियों को वो भी दी जाए। मैं इसलिए गिना नहीं रहा हूं आप लोगों को या जता नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आप लोगों के भी ऐसी सिचुएशन होती है कि यार सर आज क्या किया जाए, आज तो सर की क्लास आ रही, स्किप कर देते हैं, और करते भी है कई जने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोशिश ये करो कि लेट सेट ही सही, लेकिन स्किप नहीं करना है, क्योंकि वो दिन वापस नहीं आता है ना। जो दिन चला जाता है वो चला ही गया है, वो फिर से लौट कर नहीं आएगा। तो कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि अपना प्रयास पूरा 100% उसको नियमित करने में लगना चाहिए। आप लोग देखते हो मैं बहुत कम, रेयर है कि मैं नियमित नहीं रहूं। आप लोगों की नियमितता की मुझे सबसे ज्यादा चिंता रहती है, और राजस्थान पे आपको जीजीडी के अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो क्लासेस की इतनी नियमितता आप लोगों को यूट्यूब पर दे रहा है। और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो मिलेगा ही नहीं कि 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है और पेड कोर्स नहीं आया, पेड क्लासेस का कोर्स ही नहीं आया है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज ये गौरव सिंह गाड़ेराव आप लोगों को सामने खड़ा होकर जिस तरीके से पढ़ा रहा है, आज के 5 साल बाद भी आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाता हुआ दिखेगा, और इसी तरीके से बताता हुआ दिखेगा कि बेटा आज तक मैंने एक भी पेड क्लास नहीं दी है। क्योंकि ये दृढ़ संकल्प जो लेकर चला हो ना, उसको दिन ब दिन आप लोग जो है
ताकत देते हैं और आप लोग सिलेक्ट हो भी जाओगे। आप लोग उस समय तक नौकरी लग के सैलरी उठा रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के छोटे भाई बहन मेरे से उस समय भी पढ़ रहे होंगे, बस इसी उम्मीद से कि ये कारवा जो है चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग बस सपोर्ट बना के रखना और इसी तरीके से अपनी ये गंगा बहती रहेगी। चलिए साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।